अस्सलाम वालेकुम जी। आज वो दिन है कि जब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमारे लिए वक्त निकाल दिया और वो आ गए हैं। और इससे पहले कि इस्लामाबाद भाग जाएं, क्योंकि वहाँ पे जोड़ तोड़ होना है अभी असम्बली के अंदर भी, थोड़ी देर के बाद सेनेट के अंदर भी। तो जोड़ तोड़ में मुज़म्मिल साहब भी आगे आगे हैं, नून लीग के लिए सारे नंबर्स गेम पूरी कर रहे हैं। तो मुज़म्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। आप सुनाएं। एक तो आप ना मौका नहीं देते, कई सैटरडे आप स्किप करते हैं जान के और हाँ, नहीं देते, और फिर उस बाद भी लोगों के सामने मेरे ऊपर डाल देते हैं। ठीक है सर, आप जैसे आप मर्जी है, चैनल आपका है कई तो। कई सैटरडे इसलिए स्किप होते हैं कि आप समझे मेरी कोताही है, बुढ़ापे में मैं कई दफ़ा चीज़ें भूल जाता, और कोई वजह नहीं। हाँ, बस फिर कसूर अब मेरा ये तो ना बताएं हुआ। अब ये बताएं कि आज नंबर पूरे हो जाएंगे आपके? नहीं, आज तो नहीं पेश हो रही। अच्छा। देखिए, हमजा ये अभी फ्रांस है। हमजा शहबाज में पहुंच रहे हैं आज रात। रियाज फतियाना पहुंच रहे हैं, गफूर हैदरी पहुंच रहे हैं। 5-7 एमएनए अभी मुल्क से बाहर है, उन्होंने आज रात पहुंचना है, उनको कॉल की गई है बाई लेटेस्ट संडे या मंडे। आई मे बी मंडे। संडे बहुत फास्ट हुआ तब पहुंच गए तो होगा, लेकिन प्रॉबेबल मंडे बात कर रहे हैं कि सब वोट पूरे हो जाए। अच्छा, तो क्या होगा उस दिन? टेबल हो जाएगी, आईनी तरमीम स्टैंडिंग कमेटी को पेश चली जाएगी। एक दिन स्टैंडिंग कमेटी लगाएगी, फिर उससे अगले दिन ईवान में आ जाएगी, फिर वोटिंग होगी। और क्या होगा जो तरीकाकार। अच्छा, आईनी तरमीम में क्या आ रहा है? अच्छा, मैंने पढ़ी नहीं है बशीर भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं अभी कहूँ जी, हमारे यहाँ लोगों को ऐसे ही होता है ना कि वो सब वो बताते हैं ऐसे जैसे उन्होंने पढ़ी है। मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जजों की उम्र नहीं बढ़ रही। अच्छा, तो होगा क्या? मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है। जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है। इस पर काम हो रहा है। देखिए ना जी, आइन में लिखा है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तो आपने जूनियर मोस्ट लगा दिया है, तीसरे नंबर वाले को लगा दिया है। तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि ये तो नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट्स के लिए सीनियरिटी ना हो और सुप्रीम कोर्ट के लिए हो। सीनियरिटी होगी तो यहाँ यकसा सबके लिए होगी, यहाँ नहीं होगी। भले अगर अदलिया खुद तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बना सकती है, तो फिर तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसी हाँ। मैं समझता हूँ जुडिशल कमीशन में कल लॉ मिनिस्टर नहीं गए, और वो मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिकली नहीं गए। अभी तक यह है कि हाई कोर्ट में अगर किसी जज ने लग रहा है तो वो नाम उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रपोज करता है। कल जुडिशल कमीशन में इन्होंने ये रूल्स में अमेंडमेंट की है कि एक सिलेक्शन कमेटी बना दी जाए, जिसमें 2 प्यूनी जज हो और एक बार का नुमाइंदा हो लोकल पर, जिस सूबे की हाई कोर्ट, और अकेले चीफ जस्टिस का अख्तियार ना हो, और वहाँ से नाम प्रपोज होके आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस पर भी इतराज़। गवर्नमेंट उसमें प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर भी चाहती है कि पेश किया मेंबर होना चाहिए, और लोकली जो नाम प्रपोज हो, मतलब सिंध हाई कोर्ट के लिए हो, पेशावर हाई कोर्ट के लिए हो, बलूचिस्तान, पंजाब, तो वहाँ से जो जजेस की नामजदगी है कि तजवीज़ करनी है नाम, उसके तरीक़ाकार में तब्दीली की भी बात की जा रही है। और फिर ऊपर पूरी जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमीशन को एक करने की बात हो रही है, क्योंकि अभी पार्लिमानी कमीशन कर रहा है तो एक रबड़ स्टैम्प बन गया है, सारा अख्तियार जुडिशल कमीशन के पास है। तो इस किस्म की चेंजेस जो हैं जुडिशल रिफॉर्म्स में मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई उम्र की हद बढ़ाई जाए। तो कल जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों वॉकआउट कर गए यार? क्योंकि वो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो उन पर तो ग्लूटीन लग जाएगी ना। वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे? वो चीफ जस्टिस नहीं बने। वो तो फिर मंसूर अली शाह का भी ये मसला है, तो वो क्यों बैठे रहे? मंसूर अली शाह की गेम है 50-50। तरीक़ाकार तब्दील करके भी मंसूर अली शाह को बनाया जा सकता, लेकिन मुझे ज़्यादा चांद शहरियार उसके, वो क्या नाम है जो तीसरे नंबर पे है, या अफरीदी के लगे। अच्छा, आप ये भी तो कमेंट कर सकती है कि 3 या 5 नाम कर दे। 3 तो कल उन्होंने रिकमेंड किया है, लेकिन 5 भी तो कमेंट कर सकती है। यूजुअली पैनल 3 का ही होता है। फर्स्ट अगर 3।
या तो फिर अमीनुद्दीन साहब बड़े चांस होगा उनका। 5 होगा तो उनका, लेकिन मेरा ख्याल है 3 की बात होगी। अच्छा जी, अब ये मुझे बताएं कि ये क्या अफवाहें आ रही हैं कि केपीके में कोई गवर्नर्स रूल लग ऑन द कार्ड्स है, मतलब मैं कोई ना लगना हैरान कुन होगा, लगना तो हैरान कुन नहीं होगा, नहीं लगेगा तो हैरान कुन बात है, लेकिन उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ की हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही उसके खिलाफ हो। एक पार्टी को तो आपको साथ में लाना पड़ेगा, या मौलाना आपके साथ हो या पीटीआई आपके साथ हो। तो मौलाना के ऑन बोर्ड आए बगैर केपी में गवर्नर राज नहीं लग सकता, और मौलाना के ऑन बोर्ड आने की एक ही सूरत है कि गवर्नर उनका हो। वो पीपल्स पार्टी के गवर्नर पे गवर्नर राज के कोई हम नहीं कर रहे। ये मामला सेटल नहीं हुए हैं। रात को एक बहुत सीरियस मीटिंग हुई है, और मेरे ख्याल में आज है, ये पेश होने से पहले सब कुछ तय हो जाएगा। क्योंकि मौलाना को ये भी तो पता होगा ना कि ये जो भी आई ये पॉलिटिकल एनिमल्स हैं। इमरान खान जो है उससे तो डील जो है झूठ पे यू टर्न लेने में माहिर है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर इमरान खान या पीटीआई मौलाना के साथ किसी इत्तेहाद में संजीदा होती हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि मौलाना कौमी असम्बली में पीटीआई के साथ अपोजिशन में है और केपी असम्बली में पीटीआई के खिलाफ अपोजिशन में। देखिए, यूनिफॉर्मिटी तो एक अपनी जगह चाहिए ना। इस वक्त क्या है, इस वक्त केपी में तो मौलाना अपोजिशन में बैठे हैं पीटीआई के खिलाफ, और मरकज में पीटीआई चाहती है कि वो हमारे साथ बैठे हैं 2 लाख। या तो मौलाना पीटीआई की हुकूमत केपी में ज्वाइन करें और वहाँ पे उनको शेयर ऑफ पावर पीटीआई के साथ मिल जाए, या वो इस इत्तेहाद को ज्वाइन करें। मतलब वो ये तो नहीं हो सकता कि केपी असेंबली में नून और पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं और कौमी असेंबली में पीटीआई के साथ बैठे हैं। मैं मौलाना को इतना बेवकूफ़ तो नहीं समझता। वो जहाँ भी बैठेंगे दोनों जगह एक ही के साथ बैठेंगे ना। तो या उन्होंने केपी में अगर आगे सियासत करनी है, तो अगर पीटीआई उन्हें स्पेस नहीं दे रही तो उन्होंने किसके साथ करनी है, और अगर पीटीआई के साथ करनी है तो फिर वो अब तक पीटीआई की केपी गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं। उनको 4 वजारतें वहाँ मिल जाती हैं, स्पीकर मिल जाता है, वो वहाँ अपोजिशन बेंचों से उठते और हुक्मरान बेंचों में आके बैठ जाते। तो अभी तक तो ऐसा हुआ। लेकिन मुजम्मिल साहब, मैं आपको अपनी जाती को ओपिनियन दे सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। जरूर, आपकी ओपिनियन सुनने तो बैठा हूँ मैं। क्योंकि मैं जितना मुझे पता है आईन और कानून का, वो मुझे कम पता है। मैं क्लेम करता हूँ मुझे कम पता है, लेकिन जितना मुझे पता है अली अमीन गंडापुर जो क्लियरली आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए, और अब इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे दिमाग में तो कम से कम कि उनको ट्राई होना चाहिए अंडर आर्टिकल। मैं एग्री करता हूँ आपसे, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन आर्टिकल 6 तो जो 9 मई को जिन्होंने किया उन पर भी लगना चाहिए। आर्टिकल 6 तो फिर वो जो वीडियो अपलोड हुई थी उस पर भी लगना चाहिए। और हमारे यहाँ रियासत बहुत कमज़ोरी दिखा रही है इस मामले में, और जो कानून है और जो रेट ऑफ द रियासत है वो हमें सरनगू नज़र आती है तहरीक इंसाफ की आगे। खौफ के आलम में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो इस्टेब्लिशमेंट पे भी कहता हूँ कि जितनी कमज़ोरी इस्टेब्लिशमेंट ने दिखाई है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, और उनकी कमज़ोरी जो है वो दे हैव बीन वेरी वीक इन इट। अब मुझे ये बताएं कि अब बात यह है कि जो स्पीकर नेशनल असेंबली है को क्या प्रॉब्लम पड़ी थी याद सादे को कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे ही जा रहे थे उन लोगों के जो टॉयलेट से पकड़े गए थे, उनको तो सबक लेने देते 2 दिन। देखिए, इसमें 2 राय हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को टॉयलेट से पकड़ना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने बाहर आना था, 1 दिन बाद आ जाते, 2 दिन बाद आ जाते, राहदारी जमानत ले लेते, लेकिन आपको टॉयलेट से नहीं पकड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी आईनी तरमीम लाने जा रही है तो अपोजिशन को माइनस करके ये तरमीम लाना कोई जमहूरियत के लिए या इस तरमीम की साख के लिए बहुत नुकसानदेह। फर्ज कर लें इनके प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी किए जाते और अपोजिशन पूरी इजलास का बाइकआउट करके चली जाती, आप बाद में जो तरमीम पास करते हैं तो उसकी सियासी साख क्या हो?
सरदार याद सादक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से, आप देखिए ना, शुरू में उन्होंने कहा कि जी हम ईवान में नहीं आएंगे, फिर कहा जी हमारे 2 लोग आएंगे, लेकिन जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स आ गए तो पूरी अपोजिशन ईवान में आ गई। मेरे ख्याल में अगर आपने इतनी बड़ी आईनी तरमीम पास करनी है, बेशक अपोजिशन ने उसके खिलाफ वोट देना है, लेकिन 2-4 तकारीर अपोजिशन की होनी चाहिए, उनका डिसेंट नोट भी होना चाहिए, उनके खिलाफ वोट भी डले हुए मौजूद चाहिए, ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो पूरा हो। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की जो ये सोच है ना कि अपोजिशन को पार्लियामेंट से बाइकाट करके जाने ना दिया जाए, ये ठीक है। जब आप इतना बड़ा एक पॉलिटिकल प्रोसेस करने जा रहे हैं और आप अपोजिशन को ये बहाना दे दें कि वो ऐवान का बाइकाट कर रहे हैं और उसका बाइकाट जस्टिफाइड लगे, वो भी कोई ठीक स्ट्रेटजी नहीं थी। मेरे ख्याल में ये वेल थॉट स्ट्रेटजी है और सरदार याद सादिक ने की है, तो ऑन बोर्ड है सारे। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो वो भी गलती की थी जलसे के अंदर, जो उन्होंने पुलिस भेजी थी, अगर वो ना भी करते और 2 घंटे जारी भी रहता खुद से, तो कितने को क़यामत आ जानी। कम से कम ये वाली ऑप्टिक्स तो ना आती ना कि पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े की। मैं आपको एक बात बताऊं, ये राय इस्लामाबाद में पाई जा रही है और हुक्मरान जमात में पाई जा रही है कि गंडापुर ने और सब ने जो तकारीर करके हुक्मरान इत्तेहाद को जो एडवांटेज दे दिया था और जो माहौल बन गया था उन तकारीर से, वो उन गिरफ्तारियों ने ज़ाया कर दिया और गंडापुर की तकरीर पीछे रह गई और गिरफ्तारियां आगे आ गई। तो उन गिरफ्तारियों की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस तरह उन तकरीर के बाद जब वो माहौल मुल्क में बन गया था, एस्टेब्लिशमेंट का भी जो मूड आ गया था, जो उस तकरीर पे एक्शन होना चाहिए था। थोड़ी देर ये लोग अगर अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करा भी लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। तो मेरे ख्याल में वो ब्लंडर जो है अपनी जगह वेल रिकग्नाइज्ड है हुक्मरान जमात के अंदर के वो गलत। लेकिन हुक्मरान जमात उसका कुछ कर तो सकती नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने थोड़ी लगाया। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब भी जो काम कर रहे थे वो भी कुछ ना कुछ लोग उनके साथ भी ऑन बोर्ड थे, लेकिन एक हिकमत अमली नाकाम हो गई है, ब्लंडर हो गया है, उस काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है। मैं और आप ये एनालाइज तो कर सकते हैं। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे, मैं उस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करता कि क्या होगा, लेकिन मुझे अभी कुछ होता नज़र भी नहीं आ रहा कि मैं आपको कहूँ कि मोहसिन नकवी की छुट्टी हो रही है, मुझे नहीं लग रहा। चले जी आगे चलते हैं, कोई अच्छी खबर की बात कर। मेरे पास सोल्यूशन है, क्योंकि आप अरबाब इख्तियार के करीब है और अगर आप जाते हैं तो क्या मैं तो आपके करीब हूँ, मेरे तो आप दिल में है। मेरे देखिए आप मिशन कोई सरकारी नौकरी मैंने ली, इतने आपके दोस्तों को लाखों रुपए के पीटीवी में पैकेज मिले हैं, मुझे मिला है, मैं उससे पे काम कर रहा हूँ। जिस बड़ा खुश हूँ, तो पता है कि लोगों को पीटीवी में जो पैकेज मिले हैं, मैं उससे आधी तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ। ये आपका जो रोना है ना, ये हर चैनल तक पहुंचा देता हूँ मैं, ताकि कोई आपको अच्छी ऑफर। मेरा क्या ताल्लुक है, मैं अपना काम करता हूँ, सोच पे हक जरूर मौजूद है। और मैं कंपैरेटिव एनालिसिस के खेल में जब मैं इमरान खान और उनका मुवाजना करता हूँ, तो मेरी सोच और राय उनके हक में ज़रूर मौजूद है, इसलिए मैं इकरार। ये तो उनको ज़रूर समझाई जहाँ आपकी मुलाकात हुई कि यार इमीडिएटली मुल्क भर में लोकल बॉडीज़ करवा दो, जो मर्जी जीते, लोगों को वो स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे पावर में। फिर आपकी जो रोज़ रोज़ के मसले हैं ना, को बलूचिस्तान का, को KPK का, ये मसले आपके बहुत ज़्यादा हद तक डिफ्यूज़ हो जाएंगे। देखिए 3 सूबों में तो बलदियाती निज़ाम मौजूद है, सिंध में, बलूचिस्तान में और KP में। पंजाब का ही और इस्लामाबाद का इशू, और बाकी 3 सूबों में बलदियाती निज़ाम मौजूद है। अगर वहाँ एम्पावरमेंट हो गई है, वहाँ इख्तियारात निचली सतह तक तकसीम हो गए हैं, वहाँ पर लोकल बॉडीज़ बहुत फ़आल काम कर रही हैं, तो मैं आपसे यकीनन, अगर आप मुझे ये कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि पंजाब बहुत डिप्राइव्ड है। और अगर बाकी 3 सूबों में भी लोकल बॉडीज़ ऐसी ही हैं जिनके पास बेइख्तियारें हैं और उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सारे इख्तियार अपने पास रखे हुए हैं, चाहे वो KP की गंडापुर की है, चाहे बलूचिस्तान की बुख्ती की है, मुराद अली शाह की है। फ़ायदा ही नहीं ना अगर आपने इख्तियार नहीं मिला। तो भाई किसी ने दिया, मैं समझता हूँ जो कहती है वो ठीक है। MQM बहुत सही बात।
कि पूरे मुल्क में यकसां बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। ये जो आपने तरमीम में हर सूबे को अपनी मर्जी का बल्दियाती निज़ाम बनाने का इख्तियार दिया है, ये गलत। आप पूरे मुल्क में जिस तरह एक सूबाई से चारों सूबाई असम्बलियों का एक ही निज़ाम हुकूमत है, आपने ये तो नहीं कहा कि बलूचिस्तान में बड़े कबायली सरदार हैं और वहाँ ट्राइबल सिस्टम है, तो वहाँ तो हम ट्राइबल निज़ाम हुकूमत बनाएंगे। आपने नहीं बनाया ना, आपने वही निज़ाम हुकूमत बनाया। आपने ये भी नहीं कहा कि पीछे केपी में तो देखें वो जो फाटा का एरिया है वहाँ और है, आपने नहीं बनाया। तो मैं समझता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम भी यकसा होना चाहिए, कराची से खैबर तक, तुर्बत से लाहौर तक, और उसके लिए आईनी तरमीम में होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। मैं माजरत से आपको बता रहा हूँ, हो नहीं रही, हो नहीं चाहिए। बात तो यही है ना कि करनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। पूरे पाकिस्तान में यकसा बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए और बहुत ताकतवर ये बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, और इतना ताकतवर होना चाहिए कि ये जो MNA MPA लड़ते हैं ये ना लड़ें और ये जाके काउंसलर और मेयर के इलेक्शन लड़ने शुरू हो। अच्छा जी, कोई इकॉनमी में बता दें कि PIA वगैरह की निजकारी कब हो रही है आखिर? अब तो टालिए उस दिन कौमी असेंबली में उन्होंने कहा है कि बाई एंड ऑफ अक्टूबर मुकम्मल हो जाएगी। मुकम्मल हो जाएगी। और बायर्स कौन है? पाकिस्तानी पार्टीज हैं कि बाहर की पार्टीज? मैं नहीं पता, अल्लाह दी कसम। अगर मुझे पता हो तो मैं उस बायर के साथ जाके उसका कंसल्टेंट ना लग जाऊं कि मैं तुम्हें दिला रहा हूँ। स्टील मिल का क्या हो? कल बायर होगा। स्टील मिल का क्या हो? टीम में तो सुना फौज लेना चाहती है। नहीं, लेकिन कुछ तो करना है ना उसका। मेरे ख्याल में फौज लेना चाहती है। ले ले यार, 100 बिस्मिल्लाह। आप ले लें, वो ले ले, मैं दोनों सूरतों में खुश हूँ। मुझे सब ये कि वो लाइबिलिटी टैक्स पेयर को ना पड़ रही। आई होप सो, लेकिन मैंने सुना यही है स्टील मिल के बारे में। लेकिन स्टील मिल, डिस्कोज और एयरपोर्ट्स, एयरलाइन, ये सब कुछ अब बाई 31 दिसंबर 31 जनवरी जा रहा है। डिस्कोज में तो अभी तक आपकी एसिड लिस्ट ही नहीं बनी, मैंने देखी उस दिन लेस्को के अंदर। लेस्को नहीं बेची। आप पहले फैसला सब शुरू हो रहे हैं ना फेस्को से। लेस्को, गैपको और फेस्को, लेस्को इज नॉट। अच्छी खबर है मुजम्मिल साहब, खत्म करने से पहले हमारे लिए। यकीनन जी, IMF हो गया, आपके रिजर्व्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, और आपकी IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपका रुपया स्टेबल है, आपके दोस्त ममालिक ने रोल ओवर कर दिया है, कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। और मेरे ख्याल में तो थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक। ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि जी बहुत ही डूब गया है। चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का एक B2B बहुत हाई पावर डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में है। मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो गिलगित में है, तो माइंस वाइंस के लिए, और गवर्नमेंट ने आप गवादर का ऑपरेशन करने के लिए पहली दफ़ा किया है कि अब जितनी गवर्नमेंट इंपोर्ट्स करेगी 50% गवादर से हो, ताकि पोर्ट ऑपरेशनल हो। मतलब जो चीज़ें गवर्नमेंट अगर 1 अरब रुपए की इंपोर्ट करती है तो 50 करोड़ रुपए की इंपोर्ट्स गवादर से। आधे शिप गवादर में आएंगे, आधे कराची में आएंगे। तो जब गवर्नमेंट अपने शिप्स गवादर लाना शुरू करेगी तो फिर गवादर पोर्ट ऑपरेशनल होगी। तो थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, लेकिन ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं होगा। लोग कहेंगे अभी बिजली महंगी है, मैं कहूँगा हाँ बिजली महंगी है, और मैं बिजली महंगी होने पर मैं कोई हक में नहीं हूँ, लेकिन उसका हल ढूंढा जा रहा है। अभी ऑन द कार्ड्स है, अभी कोई हल सामने नहीं आया। जी मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाएँ इस्लामाबाद और जल्दी से अपनी नंबर्स के पूरी करें आज, ताकि परसों आपको अच्छी खबर। आपको कोई नाम तो बताएं मुबशिर साहब, कौन कौन टूट रहे? देखें, आप खबर नहीं देते हैं, ये बड़ी गलत बात है। ये मुझे पता है कि PTI के 15 लोग। कौन? वो कौन को छोड़ दें, ये नहीं चुड़ैल मेरी कह रही है लोग नाम बता दें, लोग सुनना चाहते हैं। उससे पहले चिल्के घेराव हो जाएगा मुजम्मिल, लोग उनकी नहीं, 4 नाम। तो मैं पे 4 अपना, मैं अली अमीन गंडापुर का ले देता हूँ और मैं बैरिस्टर कौर का ले देता हूँ, ताकि इन्हीं के लोग घर का घेराव करें और अब मेरे और आपके ना घेराव। मेरे तो ख्याल में लोग घरों में फूल देखे ना जी, जो रेंजर खा का नतीजा आया है, 60,000 की लीड से PTI आ रही है। मेरे ख्याल में जो टूटेगा लोग उसके घर फूल लेके जाएंगे। यार अभी फॉर्म 45 भी किसी ने कंप्लेंट नहीं की और फॉर्म 47
60,000 की लीड से आ रहे हैं, कोई फॉर्म 45 का रौला नहीं है। और ये सीट पहले जीती हुई थी ना इन्होंने, जस्ट जीती हुई थी और 60,000 की लीड से आ रहे हैं। इनके लिए डूब मरने का मकाम है इनकी पंजाब की क़यादत के लिए। वो सुना है, मुझे बताए कुछ सुना है, कोई मक्सी है वो टूट गया है एमएलसी से, कोई जंग से 2 एमएनए टूटे हैं, कोई लोग फतेहाना साहब अमेरिका से आ रहे हैं कहते हैं टूटे हैं, पर्सनली आपकी अपनी टूटे हैं। वो जो जेब नहीं था बाजोड़ वाला जिसका भाई जीता था, हाँ, उसकी बात हो रही है। कुछ नाम बताए ना, लोग नाम जानना चाहते हैं हम। बैरिस्टर गौर, अली अमीन गंडापुर और उमरी मेरे तो ना ठीक, ये भी टूटे में, ऐसी बात नहीं है, ये भी टूटे में। ठीक मेरे से टूटे हुए हैं, ठीक है। ये बैरी टूटे हुए हैं। और अली अमीन जो है माजरत के साथ अभी जो बातें कर रहा है ना, शायद वो अलीमा खान के रिस्पॉन्स में कर रहा है, वरना उससे करनी नहीं थी। ठीक, अलीमा खान ने बहुत आग लगाई है, एक वो सिलाई मशीन वाली। जो आपको ही मैंने कहा था, आप मेरी बीवी को और भाभी को एक सिलाई मशीन लेते, हम भी अरबपति बन जाए किसी तरह। अब मान उसके साथ शौकत खानम की इंटरनेशनल फंडिंग भी होनी चाहिए ना, जो शिप बस कमी रह गई है हमारे में, लो मिडिल क्लास। ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।